हेलो दोस्तों, टेंजेंसी पे आप लोग का फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अनूप मिश्रा। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ्स का जो चैप्टर्स हैं उनको स्टेप बाय वन हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 11 के बच्चों के लिए तो हेल्पफुल है ही, उसके साथ ही जो लोग भी टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारी वीडियो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप जानते हैं टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल लगभग 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन क्लास 11 के जो एनसीईआरटी की सिलेबस है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो 35-40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्लास 11 से ही टीजीटी में मिल जाता है, यूपी टीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो। और अगर सिर्फ चैप्टर जो 1 है, टोटल 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, एक एक करके हम पूरे 16 चैप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद से हम क्लास 12 की भी बात करेंगे। क्लास 12 जो बोर्ड के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, और जो लोग भी टीजीटी या पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत आसानी से, बहुत आसान बना देगा अगर ये वीडियो सीरीज़ आप फॉलो करते हैं तो। जो पहला चैप्टर है वो सेट्स है, इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। आप जानते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में टोटल लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ टीजीटी में पूछे जाते हैं। अगर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में बहुत आसान क्वेश्चन मिलते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, टोटल 4 या 5 पार्ट में छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में मैं पूरी सिलेबस को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो क्लास 11th में हैं उनके लिए भी, और जो लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं सेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेट जो जॉर्ज कैंटोर, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सेट की थियरी दी थी। जॉर्ज कैंटोर इनका नाम था, इन्होंने सेट की थियरी दी थी। ये जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया था। अब बात करें सेट होता क्या है, अगर जनरल टर्म्स में बात करें, ठीक है, जनरल बात करें कि सेट होता क्या है, समुच्चय किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं समुच्चय के बारे में, समुच्चय किसे कहते हैं, तो जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि एक खास तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे एक खास तरह के ऑब्जेक्ट जिनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, ठीक है, इसे हम समुच्चय या सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं, या फिर एक क्रिकेट टीम। देखिए, टोटल कितने तरह के लोग हैं, लेकिन उनमें से एक कॉमन फैक्टर क्या है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, 11 प्लेयर का एक टीम बनाना, ठीक है, तो एक खास तरह के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना, इसे ही सेट कहते हैं। ये एक जनरल टर्म हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट का डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेल डिफाइंड जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा करना, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, उनकी खासियत डिफाइन की गई हो, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, इसे ही हम सेट कहते हैं। क्रिकेट टीम में जैसे 11 मेंबर क्रिकेट खेलते हैं, इनमें एक हॉकी खेलने वाले मेंबर को तो इकट्ठा नहीं कर सकते। उसी तरह अ पैक ऑफ कार्ड है, जो ताश के टोटल पत्ते होते हैं वो टोटल 52 होते हैं, तो इसमें अगर हम कोई एक ब्लैंक जो खाली पेबज कागज़ का टुकड़ा अगर रख दें तो वो क्या होगा, वो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब ये सेट जो है ये हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के रिस्पेक्ट में इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में कलेक्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं मैथ्स में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेट की हम बात कर रहे हैं ये एक तरह से कलेक्शन ऑफ नंबर्स की हम बात करेंगे। अगर एग्जांपल लें, नेचुरल नंबर, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, इनका जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। अब डिफाइंड कैसे, अब जैसे पहले अगर हम बात करें ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, एक डेफिनेशन दे दिया कि हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो ऑड नंबर्स,
ठीक है, जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक संख्या हैं और 10 से छोटी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, पूरा करता हो। ठीक है, तो इन पांचों नंबर्स का जो कलेक्शन है इसी को हम सेट कहते हैं और उसको लिखते हैं इस तरीके से। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, लेकिन अभी इसमें क्या कह रहा है, डेफिनीशन क्या है कि हम सिर्फ वावेल की बात कर रहे हैं। तो वावेल की बात करें तो वो टोटल 5 होते हैं। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो ये एक सेट हो गया। उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, सिर्फ फैक्टर्स की नहीं। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो प्राइम नंबर्स, जो वो अभाज्य संख्याएं जो 210 का फैक्टर्स हैं। तो टोटल 4 हैं, 2, 3 एंड 5 एंड 7। ठीक है, तो इसको एक सेट के रूप में हम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, सेट किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया। अब इन सेट्स का मैथमेटिक्स के टर्म में किस तरीके से यूज़ करते हैं या कुछ एग्जाम्पल, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कुछ साइंस बने होते हैं, कुछ जो अल्फ़ाबेट हैं उनके माध्यम से हम समझते हैं कि वो किसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके सेट को हम बार बार हम ये नहीं लिखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम डायरेक्ट डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एन से। ठीक है, अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो पूर्णांक नंबर होते हैं, इंटीजर्स, उसको हम डिनोट करते हैं, उनको हम दर्शाते हैं कैपिटल जेड से। ठीक, उसी तरीके से अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स जो परिमेय संख्याओं का जो सेट है, इसको हम दर्शाते हैं क्यू से। ठीक है, ये जो कैपिटल लेटर में लिखा है ये दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है मैथ्स में। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अगर कहीं क्यू लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं का जो सेट है, समुच्चय है, उसको दर्शाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्या की, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, उसको दर्शाते हैं हम कैपिटल आर से। ठीक है, इन चार का यूज़ करके आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर कहीं एन, जेड, क्यू या आर लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। अगर क्यू लिखा है तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, परिमेय संख्या की वो बात कर रहा है। 3 और आपको पढ़ने हैं, वो है अगर लिखा हुआ है आर प्लस या क्यू प्लस या फिर जेड प्लस। देखिए, चाहे वो रियल नंबर हो या रेशनल नंबर हो या इंटीजर हो, ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ठीक है, +3 भी हुआ, -3 भी हुआ, तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं ना। अगर कोई भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है या रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स की बात कर रहा है, प्लस माइनस दोनों की, तो वो क्या है? आर से दर्शाया गया है। लेकिन अगर आर प्लस लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव वास्तविक संख्या हैं, उनकी बात कर रहा है, नेगेटिव वाले की बात नहीं कर रहा। उसी तरीके से अगर क्यू प्लस लिखा हुआ है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ये सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स की ये बात नहीं कर रहा है। और अगर z प्लस लिखा है तो ये बात कर रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की, ये नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर r लिखा है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन अगर r प्लस लिखा है तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो अक्सर दिख जाएंगे आपको समझने में आसानी होगी।
अब बात करते हैं कि सेट को किस तरीके से लिखा जाता है या कैसे दर्शाते हैं। देखिए, अगर कोई भी सेट हम मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेट है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इसके कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे अगर मैं एक सेट की बात करूं जिसमें सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल, मान लो एक सेंटेंस ये कहता है कि कोई सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वावेल्स हैं, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, सेट ए है और इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे हैं। सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा रहता है और जो एलिमेंट है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा होता है। जैसे आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई ओ और यू। तो इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हम कहें कि ई एलिमेंट सेट ए का है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ई जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में एक साइन है इसको हम कहते हैं एप्साइलन, इसको हम कहते हैं एप्साइलन। ठीक है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में बिलोंग्स टू, या एक सदस्य है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि सदस्य है और इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका नाम है एप्साइलन। तो इसको हम पढ़ते क्या है, ई इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, आप देख सकते हैं ई जो है ये सेट ए का एक एलिमेंट है, एक तत्व है। ठीक है, अगर आई की बात करें तो आई बिलोंग्स टू ए, जो आई है वो ए का एक सदस्य है, इसका एक तत्व है। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं एप्साइलन। ठीक है, अगर कोई सदस्य नहीं है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, जैसे अब आप जानते हैं सेट ए है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स लिखे हुए हैं। अगर पूछे कि क्या बी सेट ए का हिस्सा है, जो अल्फ़ाबेट बी है ये सेट ए का हिस्सा है, तो हम कहेंगे नहीं, हिस्सा नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर साइन के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे बी एप्साइलन बना कर के क्रॉस कर देंगे और सेट ए। इसका मतलब ये होता है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हो गया कि इसको किस तरह से हम पढ़ते हैं या इसको किस तरह से लिखा होता है। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से दर्शाते हैं, जिसको पहले को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है, आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इन दो तरीके से एक सेट को दर्शाया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, कुछ पॉइंट्स में इसको समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से सेट को दर्शाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डायरेक्टली वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो उन एलिमेंट्स को हम कॉमा से अलग करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, अगर बात करें तो जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एक ब्रैकेट में, ब्रेस के अंदर बंद कर देते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल
एक एग्जांपल से आप समझिए, सिंपल। अगर वावेल की बात करें, जैसे हमने कहा था कि एक सेट ए है जिसके अंदर क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वावेल्स हैं। तो अगर वावेल्स की बात करें तो कौन से हैं, ए। पहले तो ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एक से ज़्यादा है तो हम कॉमा से अलग करेंगे, आई ओ यू, ठीक है। और इसको लिखने के बाद हम इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 की बात करें तो 1, 3, 5, 7 एंड 9, जितने भी एलिमेंट्स हैं डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो तत्व हैं उसको लिखते हैं, कॉमा से इन सबको अलग करते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस तरीके से जो सेट लिखा हो या रिप्रेजेंट किया हो, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें याद करने की ज़रूरत है। पहला, ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को लेकर के समझाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए ई आई ओ यू, आप जानते हैं ये एक ए सेट है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल का सेट है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो एलिमेंट्स की पोजीशन है ये कुछ भी हो सकती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए यू ओ और आई, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यू आई ई ओ ए, ठीक है। ये सभी सेट एक ही सेट को दर्शा रहे हैं। तो जो एलिमेंट की पोजीशन है, एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती है, इधर उधर हो सकता है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी सेट है जिसमें इनडेफिनिट टाइम्स एलिमेंट्स आने हैं तो हम 3 डॉट से उसको दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर दिया हुआ है कि a इज़ अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, अब इसमें हमें लिमिट तो बताया नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1, 3, 5, 7, लेकिन ये कहाँ तक है, ये तो इनडेफिनिट टाइम्स है ना, अनंत तक है। तो हम ऐसे में ये 3 डॉट लगा करके ब्रेस को बंद कर देते हैं। ये 3 डॉट का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, अनंत काल तक इसी जो पैटर्न है इसको फॉलो करके आगे बढ़ता रहेगा। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं किए जाते हैं। जो सेट के रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब ये रोस्टर फॉर्म से किस तरीके से अलग है वो एक एक करके मैं बात करता हूँ। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसे डायरेक्टली लिखते हैं, एलिमेंट्स को अलग अलग नहीं लिखते हैं। जैसे रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं कि अगर मैं कोई सेट कहूँ ए, ये ए एक सेट है जो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर लिखा हो तो इसे हम कहते हैं कि रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर सेम चीज़ को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रेस बनाएंगे, करली ब्रैकेट, एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलन लगा करके एक्स इज़ अ वावेल, एक्स इज़ अ वावेल ऑफ, सॉरी, इन x is a vowel in English alphabet, English alphabet, और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की जगह पे उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को दर्शाया गया है। अब देखिए इसको किस तरीके से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे x हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है, जिसको उसको फॉलो अप करते हैं कॉलन से, और उसके बाद से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देते हैं और ब्रेस के अंदर बंद कर देते हैं। अब अगर इसको पढ़ना हो तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे,
तो हम पढ़ेंगे सेट ए, इसको मैं लिखते चलता हूँ, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, ऑल एक्स, जो कॉलन है उसको हम पढ़ते हैं सच दैट, जो कॉलन लगाया उसको हम पढ़ते हैं सच दैट, यहाँ पे कॉलन था, देखिए इसी चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ vowel in English alphabet, vowel in English alphabet। इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं, जो कॉलन है उसको हम बोलते हैं सच दैट। अब ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में यही डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे एक्स हमने एक एलिमेंट मान लिया और उसी को लेकर के हमने सारी प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसको। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाऊं तो जैसे अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का सेट, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, विच डिवाइड्स 42, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब 42 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं आप जानते हैं, 1 है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, फिर 6 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 21 से और 42 से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो 42 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, अगर हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में इसी चीज़ को लिखना है, तो आप जानते हैं रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ब्रेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 और इसको ब्रेस से बंद कर देंगे। सेम चीज़ को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी चीज़ को लिखना हो तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम ब्रेस तो बनाएंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया एक्स, ठीक है। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लिख देंगे। एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 42 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स 42, और उसके बाद से जो ब्रेस है उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं, दूसरे को एग्जांपल मान लेते हैं। एक कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, write the solution set of the equation x square minus 9 is equal to 0। इसको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है दो तरीके से, एक है रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, तो x हो जाएगा +3 एंड -3, सिंपल है। तो अगर हम पहले तरीके रोस्टर फॉर्म की बात करें, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हैं कि ब्रेस बना के +3 एंड -3 एलिमेंट्स जो हैं उसको लिख के हमने बंद कर दिया। अगर बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो इसी चीज़ को तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एक्स स्क्वायर को अगर सॉल्व कर रहे हैं, नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि
यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको हम बंद कर देंगे। ये सिंपल तरीका हो गया रोस्टर फॉर्म का, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये लास्ट एग्जांपल है, तो इससे आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि ये रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब कह रहा है कि इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x, मतलब ये ऐसा सेट है x का सच दैट x इज इक्वल टू, अब रिलेशन अगर हम ढूंढें तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि n/n+1, यही तो रिलेशन एक दूसरे से फॉलो कर रहा है। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से एक कम है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो n इज़ अ नेचुरल नंबर। और इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो 1 से बड़ा और उसके इक्वल है, एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। जो n हमने ऊपर माना है, तो n क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में सबसे बड़ा 1, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 4 है, तो यहाँ पे उसको रेंज हमने दे दिया कि सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 4 है। ठीक है, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं दे के आज के जो टॉपिक है इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बी एक सेट है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है एक इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर, एंड जो x है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, यहीं पे इस सेशन को हम स्टॉप करते हैं। अब पार्ट 2 में मैं इसके आगे और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहे।